हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है खाद्यान्न फसल के अंतर्गत दालें। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन खाद्यान्न फसलें और इसमें आज टॉपिक अपना होगा दालें। देखिए दाल हम सब जानते ही हैं कि दाल किस काम में आती है, खाने के काम आती है। प्रोटीन का बहुत ही गजब का स्रोत इसे माना जाता है। देखिए मुख्यतः दाल कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः देखा जाए तो हमारे जो सिलेबस में चैप्टर में है वो है एक तो चना, ठीक है, एक चना, और दूसरा होता है अरहर। जो दाल है अरहर की दाल आपने खाई होगी, ठीक है, जिसे हम तुर के नाम से भी जानते हैं, तुर। ठीक है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम केवल मात्र चने के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन चने के अध्ययन के बारे में, चना जो है उसके बारे में तो बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको कि दालों का क्या स्थिति भारत में देखी गई है। देखिए सबसे पहले दाल की विशेषता क्या है। पहली बात तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होने के कारण दाल को शाकाहारी भोजन के रूप में माना गया। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में दाल प्रोटीन का स्रोत होने के कारण दाल को शाकाहारी भोजन में रखा गया है। मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा दाल के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है, दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसे शाकाहारी भोजन के रूप में माना गया है। ठीक है, अब देखिए दाल की विशेषता यह है कि ये फलीदार फसल है। कौन सी फसल है? फलीदार। दाल फलीदार फसल है, मतलब ये क्या है, फली में आती है। जैसे हम मटर देखते हैं ना, मटर, तो मटर भी एक फलीदार फसल, तो दाल भी एक क्या है, फलीदार फसल है। जो कि अब ये क्या काम करती है दाल, पता है आपको? जो कि नाइट्रोजन यौगिकरण, ठीक है, जो कि आपके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा प्राकृतिक, मतलब एक नेचुरल तरीके से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करती है, बढ़ाने का कार्य भी करती है, उर्वरकता को बढ़ाती है। ठीक है, और देखिए दाल की विशेषता। देखिए दाल जो है हमारे देश के अंदर देखा जाए तो दाल देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दालों का अधिकार है। ठीक है, 11% भाग पर, तो भारत की कुल भूमि पर 11% भाग पर तो दाल ही बोई जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन करेंगे। देश के इस तरीके से कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर दाल को बोया जाता है या उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और देखिए दालों के बारे में। देखिए भारत के अंदर दाल जो है वो प्रमुख है, इसलिए भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश भी माना जाता है। ठीक है, भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, सर्वाधिक दाल उत्पादित करता है, इसलिए प्रमुख उत्पादक देश माना गया है। और सुनिए, भारत के अंदर दाल का अधिकतम जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? ये दक्कन का पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में इसे अधिकतर मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। भारत में दालें, सबसे पहला भाग कौन सा बताया मैंने? दक्कन का पठार। दालें अधिकतर, ठीक है, बहुत ज्यादा कहां की जाती है? दक्कन के पठार, पहला स्थान। दूसरा कौन सा बताया मैंने? पठारी, मध्य पठारी भाग, मध्य
पठारी भाग, और एक भाग और अपना है उत्तर पश्चिम जो भाग है, और वो भी उत्तर पश्चिम में भी वो कौन सा भाग जो शुष्क है, ठीक है, कि शुष्क भागों में, शुष्क मतलब सूखा, कम मात्रा में वर्षा होती है, उन भागों में की जाती है, क्या की जाती है, दाल। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण इन दालों का उत्पादन क्या है, कम भी है। ठीक है, क्योंकि वर्षा होती नहीं है, आगे इसको मेंशन कर देंगे अपन। ठीक है, इसको आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया मैंने आपको, वर्षा आधारित फसल मतलब वर्षा होगी तो इसका उत्पादन बढ़ता है, और भारत के अंदर वर्षा आधारित फसल होने के कारण अगर वर्षा हुई तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर वर्षा नहीं होती तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अगर मैं शुष्क क्षेत्रों की बात करूं जहां पर सूखा है, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण यहां दाल का उत्पादन क्या है, कम है, क्योंकि एक तो भाग शुष्क है मतलब सूखा, और दूसरा वर्षा आधारित फसल है, तो जब वर्षा होगी तो ही तो दाल का उत्पादन बढ़ेगा। अब जब शुष्क क्षेत्र है, वर्षा भी नहीं हो रही है, तो दाल का उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दालों, जो दाल है, दालों की प्रमुखता के रूप में। ठीक है, अगर हम प्रमुखता के रूप में दाल देखें या प्रमुख दाल देखें, प्रमुख दालें कौन सी है, तो मैंने अभी आपको दो दालें बताई। एक दाल है कौन सी, चना, और दूसरी दाल कौन सी है, अरहर, जिसे हम तुर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, चने की। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे किसका, चने का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चना हम सब जानते हैं, चना हम खाते भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं चने। देखिए चने की बात करें तो चना एक तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या है, चना उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। ठीक है, और देखिए चना जो है एक वर्षा आधारित फसल है। ठीक है, चना वर्षा आधारित फसल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और विशेषता की बात कर लेते हैं अपन। और कौन कौन सी विशेषता चनों की है, बहुत सारी विशेषता आज आपके लिए लेके आया हूं मैं। देखिए और विशेषता क्या है, देखिए यह फसल जो है देश के कहां पर बोई जाती है सर्वाधिक। देखिए यह देश के उन क्षेत्रों में बोई जाती है जो कि देश के मध्य भाग है, यह देश के मध्य, ठीक है, मध्य मतलब बीच वाला भाग। इसके अलावा आपका पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग के अंदर भी इसको बोया जाता है, जो शुष्क क्षेत्र अपना है ना। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भाग तथा उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, और सुनिए यहां पर ये जो बोया गया है इन क्षेत्रों के अंदर, यहां पर कौन से ऋतु के अंदर बोया जाता है, इसे रबी की ऋतु में। ठीक है, भागों में रबी की ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस फसल को वर्षा के केवल एक या दो हल्की बौछार की आवश्यकता पड़ती है, या फिर अगर बारिश नहीं होती है तो आप क्या करो, एक दो बार अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर कर दो तो ये फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। इस फसल को एक या दो बार हल्की वर्षा की बौछार या एक दो बार
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका इस चने की फसल का उत्पादन बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए और क्या क्या विशेषता है चने के बारे में। देखिए अब ये इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ पर होता है, किस जगह ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। देखिए पंजाब और जो हरियाणा है और इसके साथ में जो आपका उत्तरी राजस्थान है, इसमें हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तब चने की फसल के उत्पादन में क्या आई थी, कमी, और इस वजह से उस स्थान के ऊपर गेहूं की फसल को उगाया गया। ठीक है ना, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, आपके बुक के अंदर है ये। ठीक है, हरियाणा व पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत में चने के उत्पादन में कमी के कारण इसके स्थान पर गेहूं का उत्पादन किया गया था। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत ही बात करें, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 28% भाग पर चने की खेती की जाती है। ठीक है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 28% भाग पर क्या पैदा किया जाता है, चना। चना पैदा किया जाता है। देखिए, और अब बात करेंगे हम क्षेत्रों की कि कहां पर इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षेत्रों की कि कहां पर तो चना सर्वाधिक है और कहां पर चने का उत्पादन कम मात्रा में पैदा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अधिकतम की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चना उत्पादक प्रमुख राज्य, टॉपिक डालेंगे अपन चना उत्पादक प्रमुख राज्य। ठीक है, चना के उत्पादक राज्य देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश को डाल लीजिए, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक तो राज्य ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक बताया मैंने आंध्र प्रदेश। ये आपके राज्य ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक चने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना और राजस्थान भी, तेलंगाना व राजस्थान, ये तो भैया क्या है, अधिकतर चना उत्पादक राज्य। ठीक है, अब बात करते हैं जहां पे कम मात्रा में चना उत्पादन होता है। देखो इस फसल की कम मात्रा में चना उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा का उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस फसल की उत्पादकता कम, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, और वो भी कारण क्या, वर्षा। ठीक है, चलिए इसको मेंशन करते हैं। इस फसल के उत्पादन का स्तर एक वर्ष से दूसरे वर्ष में उतार चढ़ाव चलता रहता है, और मैंने कारण बता दिया आपको, वर्षा। ये वर्षा ही है क्योंकि वर्षा आधारित फसल है, और वर्षा आधारित फसल अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फसल कैसे पैदा होगी। इसलिए इस फसल के अंदर उतार चढ़ाव एक वर्ष से दूसरे वर्ष को अगर हम देखें तो उसमें उतार चढ़ाव की परसेंट की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चने के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरहर मतलब
तुर की फसल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।